गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट सीरीज। 5 मिनट में हम 20 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ताकि आपकी पूरी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिवली हो सके। पहला बात करते हैं पॉलिटी में। सीबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी। हिस्ट्री की बात करते हैं। सीबीआई को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसकी ज़रूरत समझी, क्योंकि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जो वार एंड सप्लाई डिपार्टमेंट था, उस टाइम पे काफ़ी करप्शन के केसेस थे, तब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और बाद में, आज़ादी के बाद में, इसको 1963 में होम मिनिस्ट्री के द्वारा बाई रेजोल्यूशन, नोट ए बाई लॉ, इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। और ये अपनी पावर कहाँ से लेती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आती है, और इसको आरटीआई से एग्जेम्प्ट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो सीरियस क्राइम होते हैं रिलेटेड टू डिफेंस होंगे, करप्शन वाले हो गए, सीरियस फ्रॉड वाले हो गए, चीटिंग वाले हो गए, सोशल क्राइम एंड ब्लैक मार्केटिंग, ये सारे सीबीआई के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। दूसरा, ये नोडल पुलिस एजेंसी किसके लिए? इंटरपोल, जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए नोडल पुलिस एजेंसी इंडिया की। ये सीओ मोटो टेक करती है इन्वेस्टिगेशन ओनली इन द यूनियन टेरिटरी। स्टेट के लिए क्या है? स्टेट के लिए दो तरह की कंसेप्ट होती है, एक जनरल होती है, एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब पार्टिकुलर टाइप के क्राइम के लिए जब स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं। जनरल होता है जब स्टेट अपने आप में कह रहा है कि आपको कभी भी इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन है। काफ़ी स्टेट ने विड्रॉ भी कर ली अपनी जनरल, अब स्पेसिफिक लेनी पड़ती है। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये इंडिया में कहीं भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। लोकपाल एक्ट 2013 जो लाया था, उसने प्रिस्क्राइब किया था कि इसका जो डायरेक्टर वो 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, वो कौन सी कमेटी के द्वारा होगा। एक कमेटी जिसमें मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसका चेयरमैन हो गया, लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो नॉमिनेट किया जाता है सीजीआई के द्वारा, ये उसके पैनल में होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जियोग्राफी, ब्यास रिवर। कल हमने कौन सी किया था? कल हमने सतलज के बारे में बात किया था। हिस्ट्री बात करते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंड्रा जो ग्रेट जब इंडिया में आया था, उस टाइम पे इसकी ईस्टर्न बाउंड्री को सिग्निफाइड कर रही थी ब्यास रिवर। और इसका नाम कहाँ से आता है? संस्कृत नेम जो विपाशा है, उससे इसका ब्यास नेम है। और व्यास कुंड जो कि अपने आप में एक ग्लेशियल लेक थी, ग्लेशियल के द्वारा लेक बन जाती है ना, तो उससे इसका नाम रखा गया था। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, बाद में पीर पंजाल से होते हुए ये ब्यास कुंड एक लोकेशन है, वहाँ पे इसका ओरिजिन पाया जाता है। ये धौलाधर रेंज को क्रॉस करती, फिर साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में आते हुए सतलज को कहाँ पे मिलती है? हरीके में। ये सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि 2022 में क्वेश्चन आया था कि कौन सी रिवर है वो जो डायरेक्टली इंदस में मिलती है, वो सतलज थी। इट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल रिवर है, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये विद इन इंडियन टेरिटरी में ही बहती है। जबकि इंदस की जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं, उसमें एक ब्यास भी एक ट्रिब्यूटरी है, उसमें बाकी सब पाकिस्तान में जाती हैं ये, लेकिन ये पूरी इंडिया की टेरिटरी में ही बहती है। इंडियन स्टेट ऑफ द पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश से क्रॉस करती है। इसकी ट्रिब्यूटरी देखते हैं, पार्वती, बानिन, बाणगंगा, गजलोनी, उशाल एंड सुकेती। कौन कौन से डैम्स बने हुए? पोंग डैम, पोंडो, लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये इसके ऊपर डैम बने हुए हैं। इरावडी डॉल्फिन, एनवायरनमेंट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रैकिश वाटर में रहती है, मेनली कोस्ट एरिया में या रिवर के माउथ पे या ईस्चुरीज में, और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। कौन कौन सी रिवर्स में मेनली है? गंगेज में, मेकोंग में, और इरावडी रिवर सिस्टम में। चिल्का लेक है जो कि अपने आप में एक लार्जेस्ट लेगून है, उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेगून है वर्ल्ड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं, आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है, डब्ल्यूपीएम में शेड्यूल 1 में आती है। ओडिशा स्टेट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ द इरावडी डेल्फिन पाई जाते हैं, स्पेशली गहीर माथा मरीन सेंचुरी। कल हमने ओलाइवरी लेक बारे में पढ़ा था, वो भी इससे रिलेटेड है, गहीर माथा से। और भेटरकनिका, ये मैंग्रोव की लोकेशन है, यहाँ पे डॉल्फिन जो सेंसस हुआ था 2022 का, उस टाइम पे इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सेबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अडानी वाले केस रिलेटेड में सेबी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। सेबी है क्या? ये एक स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी है, जो किसको रेगुलेट करती है? सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट, जो हमारी शेयर मार्केट है, उसको वो करती है। और किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। 1988 में इस्टेब्लिश किया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इनिशियली ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बाद में 1992 में सेबी एक्ट के तहत इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। क्या क्या पावर्स हैं? पहले थी क्वेसी लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब लॉ बना सकती है। दूसरा क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि सिविल कोर्ट की इसके पास पावर है। इंक्वायरी करना, रूलिंग पास करना, पेनाल्टी इंपोज करना इसके लिए होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं शेयर मार्केट में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और उसको प्रमोट करती है। ये मेनली डिपॉजिटर हो गए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसके बारे में क्वेश्चन आया था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई नहीं करता, सेबी करता है। सिक्योरिटीज़, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, कल हमने एफडीआई और एफआईआई के बारे में पढ़ा था ना, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में पूरा रेगुलेशन सेबी के द्वारा होता है। ये लोगों को एजुकेट करता है, सिक्योरिटी मार्केट कैसे सेफ्टी रखने, कैसे इंटरमीडिएट का रोल होगा। जितने भी फ्रॉडुलेंट और अनफेयर प्रैक्टिस होती है उनके ऊपर चेक करती है। इसका जो चेयरमैन होता है उसके पास अथॉरिटी होती है
कोई भी सर्च एंड सीजर ऑपरेशन कैरी आउट करना, अगर उसको शक लगता है कि कहीं पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है या कोई मार्केट का मैनिपुलेशन कर रहा, तो उसमें उसके पास पावर है। और मनी पुलिंग वाला जो 100 करोड़ के केसेस होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं अगर कंप्लाइंस नहीं करेंगे। तो एक सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल है, जब कोई सेबी के किसी डिसीजन से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वहाँ पे डायरेक्ट वो सेट में जा सकता है, ताकि जो इन्वेस्टर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। हिस्ट्री की बात करते हैं, मोपल्ला रिवेलियन बहुत इंपॉर्टेंट 1921 में हुआ था। ये मुस्लिम टेनेंट्स थे उस टाइम पे जो मालाबार रीजन में स्टे करते थे, और मोस्ट ऑफ द जो लैंडलॉर्ड थे उस टाइम पे वो हिंदू थे। इनके ग्रीवेंसीज ये थी, पहली बात तो सिक्योरिटी ऑफ टेनओवर, जब भी जिस ज़मीन पर ये खेती करते थे वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेनओवर नहीं था, हाई रेंट लिया जाता था, रिन्यूअल फीस ली जाती थी, और काफ़ी अप्रेसिव एक्सट्रैक्शन इनका होता था। तो महात्मा गांधी, शौकत अली एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने मोपल्ला मीटिंग को एड्रेस भी किया था, और उसी टाइम कंट्री में नॉन वायलेंस मूवमेंट भी स्टार्ट हो रखा था। और उस टाइम पे हुआ क्या कि जो हिंदूज़ थे वो भी ऐसे देखे गए कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की हेल्प कर रहे हैं, तो ये एंटी गवर्नमेंट और एंटी लैंडलॉर्ड मूवमेंट से कन्वर्ट होकर अपने आप में एक कम्युनल ओवरटोन बन गया। और इसी का रिजल्ट ये हुआ कि इन लोगों ने खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेशन कम किया, बट मूवमेंट को 1921 में कोल्ड ऑफ हो गया, ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत बुरी तरह से सप्रेस कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। ओडिसी डांस, कल कौन सा डिस्कस किया था हमने? कल मणिपुरी डांस डिस्कस किया था। ओडिसी डांस क्या है? ये भी एक क्लासिकल डांस है, जो टोटल 8 क्लासिकल डांस उसमें से एक है, और ये ओरिजिनेट हुआ था जो हिंदू टेम्पल ईस्टर्न कोस्टल उड़ीसा में जो हिंदू टेम्पल है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। और जो नाट्य शास्त्र भारत मुनि के द्वारा लिखी जाती है उस वही इसका थ्योरेटिकल बेस है, मतलब उसके द्वारा जो डायरेक्शन दी जाती है वो फॉलो की जाती है उड़ीसा डांस में। हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में बताया कि नाट्य शास्त्र में इसका मेंशन है, और उस टाइम पे जो रीजनल वैरायटी थी ओधरा मगध वो इसका प्रीकर्सर माना जाता है, मतलब उसी के जो स्टेप थे वो ओडिसी डांस में लिए गए थे। कितने फेमस टेम्पल वहाँ पे देखो, पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, ये वहाँ पे जो म्यूजिक और डांस की और पेंटिंग की जो पिक्चर्स हैं वो सारी उड़ीसा डांस को इंस्पायर कर रही हैं। उदयगिरी जो कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स उड़ीसा में, वहाँ पे भी कार्विंग है म्यूजिशियन की, और ये माना जाता है कि ये अपने आप में ओडिसी डांस था उस टाइम पे। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, और खारवेला, ये दोनों मेंशन करते हैं उड़ीसा डांस के बारे में। कुछ सैलिएंट फीचर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थीम है वैष्णविज्म, सैविज्म नहीं वैष्णविज्म है, और बाकी हिंदू गॉड और गॉडेस जैसे शिवा, सूर्य, शक्ति, मतलब शिवा भी हो गए यहाँ पे, सूर्य भी और शक्ति भी, और वैष्णविज्म भी, इनके इधर किधर इसकी थीम प्ले करती है। और ये किससे मेंशन है? गीत गोविंद ऑफ जयदेव, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई थी, वहाँ पे इसकी थीम ली गई है। ये नाट्य शास्त्र को क्लोजली फॉलो करती है, जहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, हैंड जेस्चर, बॉडी मूवमेंट, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और ये 9 रासात जो हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, चोक एंड त्रिभंगा। त्रिभंगा होती है जो ऐसे बॉडी के 3 कर्व बनाने होते हैं, हैंड नेक का मूवमेंट अलग होगा, टोर्सो का अलग और लोअर बॉडी पार्ट का अलग, तो उसको बोलते हैं त्रिभंगा पोजीशन। और टोर्सो मूवमेंट इस डांस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सेंचुरी से तो क्या था, देवदासी जो मंदिरों में लोग रहते थे उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था, लेकिन बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया रॉयल कोर्ट में, जिसके कारण इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो गई थी। गोटीपुआज, गोटीपुआज कौन होते हैं? जो लड़के होते हैं, लड़कियों का रोल प्ले करते हैं, वो इस डांस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ग्रेट इंपॉर्टेंस देता है ये डांस जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ, जिसको माना जाता है कि ये तो यूनिवर्स का ही भगवान है। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं? फ्लूट, सितार, वायलिन एंड दी मंजीरा। तो ये था हमारा आज का 5 मिनट डिस्कशन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।